एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट लीगल मैगजीन्स जो है डिस्कस करने वाले हैं। अब लीगल मैगजीन्स जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली जब आप लॉ की एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अगर आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हो तो इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मैगजीन्स डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है। हम लोग ऐसे ही सीरीज में जो है इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन्स डिस्कस करते आएंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन्स, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड अलग अलग लॉ एंट्रेंस एग्जाम की डिटेल्स जो है वो जानने को मिल सके। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम पेज अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको डेली बेसिस पे क्विज सॉल्व करने को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट लीगल मैगजीन से, जो जहां पे क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डज द टर्म एलिबी सिग्निफाई इन द कंटेस्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ। अब ये एलिबी शब्द का मतलब क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है एट अनदर प्लेस। अब मान के चलिए कि एक्स नाम का पर्सन है, ठीक है, उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि एक्स ने मर्डर कर दिया है ए का, बिकॉज ये दोनों में आपसी दुश्मनी थी काफी समय से। तो जब ए का मर्डर हो गया तो सबसे पहले पॉइंट आउट जो है वो किसको किया गया, एक्स को किया गया कि भाई इसी ने मर्डर किया होगा। तो यहाँ पे वो क्या कर सकता है, एलिबी जो है वो क्लेम कर सकता है, वो बोल सकता है कि देखो जब ये क्राइम हुआ तब मैं तो कोई और प्लेस पे था। तो एलिबी टर्म जो है इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा क्लेम या एविडेंस जहां पे हम जो है क्रिमिनल एक्शन में डिफेंस में जो डिफेंडेंट है वो बोलता है कि जिस वक्त क्राइम कमिट हुआ था उस वक्त मैं क्राइम सीन पे प्रेजेंट नहीं था। और अगर कोई इंसान वहां पे क्राइम सीन पे प्रेजेंट ही नहीं है तो क्या वो वैसा क्राइम कर पाएगा? द आंसर इज नो। उसके चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो एलिबी का मतलब क्या होता है, एट अनदर प्लेस। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डज द टर्म लीगल कंसेप्ट ऑफ द बोना वेकेंटिया इम्प्लाई। अब होता क्या है गाइस कि काफी बार ना ऐसी सिचुएशंस अराइज हो जाती है जहां पे हमें कुछ टर्म्स अच्छे से पता होनी चाहिए, बिकॉज लीगल टर्म्स ना फिर वो वैसे ही लिखे जाते हैं। तो बोना वेकेंटिया का जो मतलब है उसका करेक्ट आंसर है गुड्स विदाउट एन ओनर। अब होता क्या है कि अगर कोई प्रॉपर्टी का कोई ओनर नहीं है तो हम उसे क्या बोलते हैं, बोला वेकेंटिया। अब टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है, मिस्टर राज करके एक पर्सन थे। अब इनके नाम पे ना एक प्रॉपर्टी थी। अब हुआ क्या कि ये जब इंसेन हो गए और कुछ समय के बाद अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, बट उनका कोई लीगल हेयर जो नहीं है। अब यहाँ पे वो प्रॉपर्टी जो है ये क्या हो गई, मोना वेकेंटिया हो गई, बिकॉज अब इसका कोई ओनर नहीं है। मान के चलिए हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, हमें एक लॉस्ट प्रॉपर्टी बैग मिल गया। तो ये गुड्स है बट इसका ओनर क्या कौन है हमें नहीं पता है। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका ओनर नहीं है हम उसे बोलेंगे बोना वेकेंटिया। अगर अननोन है तो हम यहाँ पे उसको नहीं बोलेंगे। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई ओनर नहीं है हम उसे बोलेंगे बोना वेकेंटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द केवियट एम्प्टर इन द कमर्शियल ट्रांजैक्शंस। अब होता क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डॉक्ट्राइन ऑफ केवियट एम्प्टर करके एक चीज है। अब वो हमें क्या बोलता है कि एक परचेजर को हमेशा सावधान होना चाहिए चीजें खरीदने से पहले। तो डॉक्ट्राइन ऑफ केवियट एम्प्टर जो है बोलता है लेट द बायर बीवेयर। अब बायर को बिवेयर होना चाहिए कुछ भी चीज खरीदने से पहले। एग्जाम्पल ले लीजिए, हम जो है कोई तो शॉप में गए ब्रेड परचेज करने के लिए। तो ब्रेड परचेज करते वक्त ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम मेक श्योर करें कि वो ब्रेड जो है वो एक्सपायरी डेट नहीं हुआ है। सेम चीज कोई और प्रोडक्ट के लिए भी एप्लीकेबल है। अब अगर मान के चलिए कोई प्रोडक्ट पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि अगर इसका सील टूटा हुआ है तो प्लीज इसे एक्सेप्ट मत नहीं करिएगा। कभी कहीं पे लिखा गया है कि इसे इस प्रॉपर तरीके से यूज करना है या इसे इस कंडीशन में यूज करना है, या अगर आपको ये तकलीफ है तो उसे जो है आप यूज ना करें, या स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है, तो ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि गुड्स परचेज करने से पहले ये सारी चीजें आप क्या करें, चेक करें। तो केवियट एम्प्टर का मतलब क्या हो जाता है, लेट द बायर बीवेयर, मतलब कि ये बायर की जिम्मेदारी होगी कि उसको क्या होना है, अवेयर होना है। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल बोलता है बायर अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग द क्वालिटी एंड द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द गुड्स बिफोर द परचेज इज मेड। बिफोर द परचेज क्यों, क्योंकि एक बार परचेज हो गया तो वो खुद ही गुड्स का ओनर हो गया। तो ये क्वालिटी चेक जो है, सस्टेनेबिलिटी चेक बिफोर द परचेज होना चाहिए। और ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन में एप्लीकेबल है जहां पे बोला गया है कि बायर जब भी गुड्स परचेज करेगा वो अपनी खुद की रिस्क पे जो है वो करेगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं, जहां पे हमें दिया गया है व्हाट इज द लीगल प्रिंसिपल बिहाइंड द डे मिनिमस लेक्स नॉन क्यूरेट। अब इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि क्या है। अब यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल है, ये स्पेसिफिकली एक ऐसे पर्टिकुलर चीज की तरफ इशारा करता है जहां पे लॉ जो है छोटी छोटी बातों में इंटरफियर नहीं करेगा, ऐसा बोला गया है। अब ऐसा क्यों बोला गया है कि लॉ जो है, बोला गया अगर छोटी छोटी बातें हैं, मान के चलिए अगर दो लोगों के बीच में कहीं तो कोई तो मतभेद हो गया, जिसके कारण अब वो दो लोग जो है अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं और फिर आपस में दुश्मनी कर रहे हैं, तो ये तो एक छोटा सा मैटर हुआ, हो सकता है कि कुछ दिन के बाद उनका मैटर सॉल्व हो जाए। तो क्या लॉ इसमें इंटरफियर करेगा? क्या नहीं। अब मान लो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनके बीच में झगड़ा हो गया, तो क्या हम कोर्ट तक जा सकते हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि कॉमन प्रिंसिपल ऑफ द लॉ क्या बोलता है, जजेस विल नॉट सिट इन द जजमेंट ऑफ एक्सट्रीमली माइनर ट्रांसग्रेशंस ऑफ द लॉ। और ये प्रिंसिपल जो है, इट इज नॉट कंसर्न विद द इनसिग्निफिकेंट और माइनर मैटर्स, मतलब लॉ माइनर मैटर्स के लिए नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दैट द लॉ डज नॉट नोटिस द ट्रिफलिंग मैटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द लीगल मैगजीन इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूट इम्प्लाई। अब इसका मतलब क्या होता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट अ एक्सक्यूज। अब मान के चलिए कि कोई पर्सन जो है गाड़ी चला रहा है, उसने वहां पे साइन बोर्ड जो है वो नहीं पढ़ा या उसने नहीं देखा और उसे नहीं पता था कि रूल तोड़ने पे पनिशमेंट हो सकती है, तो क्या वो ये बोल सकता है सॉरी मुझे नहीं पता था? अब कल को जाके किसी पर्सन को गुस्सा आया, उसने किसी पर्सन को जो है मारने की अटेम्प्ट करी, अटेम्प्ट टू मर्डर किया, और फिर वो क्लेम करता है कि मुझे लगा कि सिर्फ मर्डर क्रिमिनल ऑफेंस है, किसी को मारने की कोशिश करना क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, सॉरी मुझे पता नहीं था, अगर मुझे पता होता तो मैं ये काम नहीं करता। क्या ये चीज चलेगा? क्या नहीं चलेगा, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूज नहीं है। सिमिलरली अगर हम मान के चलो फॉरेन जा रहे हैं, अब फॉरेन जा रहे हैं या कोई और स्टेट में हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहां पे अगर कोई चीज बैंड है और हम ये एक्सक्यूज बताते हैं आई वॉजंट अवेयर, मान के चलिए गुजरात में अल्कोहल बैंड है, तो कोई पर्सन जो देश के कोई तो कोने में रह रहा है या विदेश से गुजरात में आ रहा है, वहां पे अल्कोहल का ट्रेड कर रहा है या कंजम्पशन कर रहा है, तो क्या ये चीज चलेगी? नहीं। यहाँ पे उसे पनिशमेंट बराबर की होगी और उसे इग्नोरेंस ऑफ लॉ का एक्सक्यूज जो है वो नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, that a person who is unaware of any law may not escape the liability for violating it merely because उसको उस चीज के बारे में पता नहीं था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंजूरिया साइन डैमनम के ऊपर। अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंजूरिया साइन डैमनम का मतलब होता है इंजरी विदाउट डैमेज। अब टेक एन एग्जांपल, इस बार इलेक्शंस जो है हमारे देश में आ रहे हैं, तो इलेक्शंस में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है हमारे देश में, जिसका मतलब क्या हुआ, एनी पर्सन हुज एज इज अबाउ 18 इयर्स ऑफ एज इज एलिजिबल टू वोट, मतलब 18 साल के ऊपर के सारे लोग क्या कर पाएंगे, वोटिंग कर पाएंगे। अब मान के चलिए कि कोई एक ऐसा पर्सन था जिसको वोटिंग करने नहीं दिया गया बिकॉज उस वक्त उसके पास वोटर आईडी नहीं था, या फिर उस वक्त जो है उसका वोटर आईडी मैच नहीं कर रहा था उसके आइडेंटिटी से, तो यहाँ पे उसे इंजरी तो हुई है, बट क्या कोई फिजिकल डैमेज हुआ है? द आंसर इज नो। तो इंजरी कैसे हुई? फिजिकल हार्म नहीं हुआ, तो इंजरी कैसे हुई? इंजरी कैसे हुई? उसकी लीगल राइट्स की इंजरी हुई। तो इंजूरिया साइन टैंडम का मतलब क्या होता है कि जब कोई पर्सन के लीगल राइट्स वायोलेट होते हैं बट उसे कोई भी फिजिकल हार्म या फिजिकल डैमेज जो है वो नहीं होता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, इंजूरिया साइन टैंडम। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच मीन्स कि एक इंजरी होती है पार्टी को विदाउट एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम एनी फिजिकल हार्म या डैमेज। ये इंजरी जो है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स की होती है, एंड यहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स जो है ये प्राइवेट राइट्स भी हो सकते हैं विदाउट एनी एक्चुअल लॉस और डैमेज, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी का लॉस नहीं हो रहा है, कोई भी फिजिकल हार्म जो है वो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरी पैसो का मतलब क्या होता है। अब पैरी पैसो का मतलब होता है ऑन एन इक्वल फुटिंग, मतलब कि यहाँ पे एक लैटिन फ्रेज जो बोलता है कि सब एक तरीके से माने जाएंगे, सबका जो ट्रीटमेंट है ये इक्वली मैनेज्ड होंगे। तो यहाँ पे एक लैटिन फ्रेज है जहाँ पे बोलता है, जहाँ पे टू या और मोर एसेट्स फॉर सिक्योरिटीज क्रेडिटर्स एंड ऑब्लिगेशंस जो है ये इक्वली मैनेज किए जाएंगे विदाउट द सिचुएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सोना नॉन ग्रेटा, जिसका मतलब होता है कि यहाँ पे पर्सन जो है वो नॉन वांटेड है।
अब एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपने एक मस्त पैकी पार्टी जो है घर पे ऑर्गेनाइज करी, ठीक है। आप पार्टी ऑर्गेनाइज करी, बट उसमें से ना कोई एक पर्सन, मान के चलिए कोई तो एक आंटी है जो हमेशा सब चीजों में ना नुक्स निकालते हैं। तो वो आंटी हमेशा नुक्स निकालते हैं, बट आपने जब पार्टी ऑर्गेनाइज करी ना, उसमें तो उन्होंने बहुत कुछ जो है वो बोल दिया। अब आप जो है क्या उनको दोबारा से इनवाइट करोगे, क्या नहीं करोगे, उन्हें क्या कर दोगे, प्रोहिबिट कर दोगे। मतलब वो आंटी क्या हो गई हमारे लिए, पर्सोना नॉन ग्रेटा। मतलब वो आपके घर के लिए पर्सोना नॉन ग्रेटा है। आप हमेशा कोशिश करोगे कि ये आंटी अब आपके घर में नहीं आनी चाहिए, या उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया था, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करी थी, एटसेट्रा। सेम चीज जो है दूसरे लोगों के लिए भी हो सकता है, और इसे गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर सकती है कि कोई एक पर्सन कंट्री में एंट्री नहीं ले सकता है, वो प्रोहिबिटेड है। तो जब कोई पर्सन को हम नॉन वांटेड डिक्लेयर करते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, पर्सोना नॉन ग्रेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू फैसेट पर एलियम फैसेट पर से, जिसका मतलब है कि ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर एक्ट्स बाय हिमसेल्फ। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए कि मोहन जो है ये एक एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर मतलब कि कौन है, बॉस है। अब मोहन जो है उसकी ना दुश्मनी है श्याम से, और वो नहीं चाहता कि श्याम जो है वो अच्छे से बिजनेस करे। तो मोहन क्या करता है, उसका एक एम्प्लॉय है राजू। राजू को जाके बोलता है कि एक काम कर, तो मार्केट में ना सब जगह पे जो है बोल के श्याम अच्छे से बिजनेस नहीं करता है, या तो श्याम की इमेज को हार्म करने की कोशिश कर। अब क्या यहाँ पे वो खुद कर रहा है क्या एम्प्लॉयर, नहीं, वो अपनी एम्प्लॉई से काम करवा रहा है। तो कल के जाके श्याम अगर केस करता है, तो केस तो वो उस पर्सन पे करेगा जिसने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करी। बट क्या आइडियली उसने स्प्रेड करी थी क्या इन्फॉर्मेशन, नहीं करी थी। वो स्प्रेड इन्फॉर्मेशन राजू ने किसके कहने पे करी, मोहन के कहने पे करी। तो मोहन भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज उसने खुद से एक्ट नहीं किया, किसी और से एक्ट करवाया। बट ऐसे मान के चला जाएगा कि वो जो राजू ने एक्ट किया है वो मोहन ने खुद किया है। तो ये एक फंडामेंटल लीगल मैगजीन है लॉ ऑफ एजेंसी का, जहां पे बोला गया है एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी होती है फॉर एनी एक्ट जो एम्प्लॉय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पैक्टा स्टंट सर्वेंडा इन द लीगल टर्म्स, जिसका मतलब होता है कि ट्रीटीज जो है वो लीगली बाइंडिंग है। अब देखिए कि अगर कोई लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो उसमें एसेंशियल चीज बेसिक क्या होगी, कि पहले ऑफर होना चाहिए, फिर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और कंसेस एडाइडम होना चाहिए। कंसेस एडाइडम मतलब कि मीटिंग ऑफ माइंड्स। उसके बाद जाके अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है तभी बन सकता है जब वो लीगली क्या है, बाइंडिंग है। अब अगर लीगली बाइंडिंग नहीं होगा तो वो क्या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, अग्रीमेंट होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है तब कुछ स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो लिखे जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्लॉजेस। अब ये जब क्लॉजेस बनते हैं तो ये क्लॉजेस लीगली बाइंडिंग है दोनों पार्टीज के ऊपर, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आया दोनों पार्टीज ने उसके ऊपर क्या किया था, अग्री किया था। तो वो सारे क्लॉजेस भी लीगली बाइंडिंग होते हैं। तो ये जो टर्म है पैक्टा स्टंट सर्वेंडा, ये एक लैटिन टर्म है जहां पे बोला गया है अग्रीमेंट्स बाइंडिंग होते हैं, जहां पे सिविल, इंटरनेशनल और कैनन लॉ एंड फोर्स आता है। तो यहाँ पे अगर कोई भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया है और उसमें जो क्लॉजेस है, वो क्लॉजेस जो है दोनों पार्टीज के लिए क्या बन जाएंगे, लॉ बन जाएंगे। और अगर दोनों पार्टी में से किसी एक पार्टी ने भी अपनी प्रॉमिस को तोड़ा या ब्रेक किया, हम बोल सकते हैं, या अच्छे से नहीं निभाया, तो जो अदर पार्टी है वो क्या कर सकती है, केस जो है वो कर सकती है। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस, स्टे ट्यून्ड टू बी एडुकेयर। हम जल्दी ही पार्ट 2 लेके आएंगे। बी एडुकेयर एक कोचिंग क्लासेस है जो आपको लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाती है। हमारी कोचिंग सेंटर्स जो है घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर में सिचुएटेड है। वी प्रोवाइड लाइव लेक्चर्स ऑल्सो, एंड आपके लिए सेल्फ स्टडी के लिए वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है। तो आप एग्जाम की जानकारी, जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम है, MHCT, क्लैट, आईलेट, NLSAT, SLAT, इनकी इंक्वायरीज के लिए आप हमारे ब्रांचेस विजिट कर सकते हैं। हमारे ब्रांचेस घाटकोपर, डोंबिवली, दादर में है। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बी एडुकेयर इज नोन फॉर इट्स रिजल्ट। तो अगर आपको कोई भी तरीके का डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, या इन नंबर्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बी एडुकेयर आपको क्लासरूम, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, बुक्स, ई बुक्स एंड टेस्ट पैक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं।
So do like this video and share this video with your friends. And don't forget to follow us on Telegram, YouTube, Facebook, and Instagram as well.